वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन की थी सिंपैथो पैरासिम्पैथो मिमेटिक ड्रग्स की, उसमें हम पहला क्लास कर रहे हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है? ये डायरेक्टली जाके रिसेप्टर निकोटिन या मस्करिन के साथ अटैच होंगे और वो मतलब अपना एक्शन दिखाएंगे। इसमें अब दो क्लासिफाई किया था हमने, कोलिन एस्टर्स एंड अल्कलॉइड्स। अब कोलिन एस्टर की बात करें तो उसमें कौन कौन सी हैं? पहले एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और मीथाकोलिन, ठीक है जी। उसके बाद कार्बेकोल है, कार्बाकोल एंड द बिथेनिकोल है, बिथेनिकोल, ठीक। अल्कलॉइड में हम बात करें तो पिलोकार्पिन है, पिलोकार्पिन, ठीक है, मस्करीन है। सम बॉक्स में एक और भी ड्रग लिखी हुई है जिसको हम बोलते हैं इरिकोलिन, ठीक। अब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले अगर हम बात करें एसिटाइल कोलिन की, अब देखें एसिटाइल कोलिन है, इसके एक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन याद हैं, ठीक है। अब देखें पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कौन कौन से होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। जैसे कि अगर हम ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की बात करें, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, यूरिनेशन होगी, डेफिकेशन होगी, स्वेटिंग होगी, और उसके अलावा क्या होगी? लेक्रिमेशन होगी, पीपल क्या होगी? मियोसिस होगी पीपल की, और जो सीलियर मसल होगा वो क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। ये सारे क्या हैं? पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है। अब वो जो सारे फंक्शन है ना, एक्शन है, वो सारे एसिटाइलकोलिन के एक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसके यही है। अब क्लिनिक एज अ ड्रग अगर बात करें तो एसिटाइलकोलिन हम एज अ ड्रग यूज़ नहीं करते, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज एज अ क्लिनिकली, नॉट यूज एज अ क्लिनिकली, ठीक है, यूज़ नहीं होती। इवन इसकी अगर हम आईवी करेंगे, आईवी तौर पे यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीज़न कौन से हैं? रीज़न ये है कि पहला रीज़न ये है कि इट इज़ मेटाबोलाइज वेरी क्विकली इन द प्लाज्मा बाय द सूडोकोलिनेस्टरेजेस, ठीक है, कोलिनेस्टरेज इन द प्लाज्मा मेटाबोलाइज्ड क्विकली, ठीक। उसके अलावा कि ये अगर हम एसिटाइलकोलिन इधर ड्रग देंगे तो इसका क्या होगा? डिफ्यूज एक्शन होगा। हम जो डिज़ायर एक्शन चाह रहे हैं वो नहीं होगा, डिफ्यूज इफेक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम देंगे तो एट ए टाइम बंदे को यूरिनेशन होगा, डिफिकेशन, सेलिवेशन, लेकर ये सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये और इवन हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी एक्ट करेगी और वो हमारी हाइपर एक्साइटेबिलिटी भी हो सकती है, तो सारे डिफ्यूज एक्शन होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती इजीली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, शॉर्ट हाफ लाइफ। इन चारों रीज़न की वजह से ना हम एसिटाइलकोलिन को एज अ ड्रग यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन को बाहर फेंक दें आप, ठीक है। ये एज न्यूरोट्रांसमीटर फिजियोलॉजिकल जो काम करता है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे मीथाकोलिन की, ठीक है, मीथाकोलिन, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें तो इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है, मैक्सिमम इफेक्ट मायोकार्डियम में होता है, मायोकार्डियम। अगर अब हम इसको याद कैसे करें? देखें दरबिए में, तो ये ऐसे याद करें। और इसके अलावा ये दूसरी यूज़ होती है एज अ मीथाकोलिन टेस्ट होती है ना, मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट बोलते हैं उसको हम, मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। अब देखें ये हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, मीथाकोलिन को पेशेंट को इनहेलेशन करवाते हैं। मीथाकोलिन जब वो इनहेल करेगा तो क्या होगा? मीथाकोलिन जाके जो ब्रोंक्यूल्स पे होंगे, जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे काम करने के फिर क्या होगा कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। अब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो हम ये क्या करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, हमें पता नहीं होता कि इनमें ब्रोंक्यूल्स में हाइपर एक्टिविटी है या नहीं है, तो हम मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, टू चेक द हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी इन द ब्रोंक्यूल्स इन द पेशेंट्स हु आर द क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। मतलब हमें क्लिनिकली पता नहीं कि ये अस्थमा का पेशेंट है, उसमें हम क्या करेंगे? हाइपर एक्टिविटी चेक करेंगे ब्रोंक्यूल्स की थ्रू द मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। मीथाकोलिन एज इनहेलेशन रूट देंगे तो हमें पता चल जाएगा और उनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी जल्दी में। अगर हो जाएगी तो वो अस्थमा के पेशेंट है, मतलब उनमें टेंडेंसी है कि वो उनमें टेंडेंसी हाइपर एक्टिविटी की, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा कुछ भी इतना। मीथाकोलिन का फंक्शन यही है बस। अब बिथेनिकोल की हम बात करें, अगर इसकी बिथेनिकोल की बात करें हम, तो बिथेनिकोल जो होती है वो पहली पॉइंट के ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाती एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस से, बाय एसिटाइलकोलिन
ईस्ट्रेज से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाती। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती? रीज़न है कि ड्यू टू द एस्ट्रीफिकेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एस्ट्रीफिकेशन की वजह से क्या होता है कि ये एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इसको मतलब हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, और इसकी दूसरी पॉइंट क्या है कि इट लैक्स द निकोटिनिक फंक्शन। इसमें सिर्फ मस्करिनिक एक्शन होता है। निकोटिनिक फंक्शन मतलब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम नहीं करेगी, सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर पे काम करेगी। लेक निकोटिनिक एक्शन। ठीक है, ड्यू टू, अब रीज़न क्या है? एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप की एडिशन की वजह से क्या होगी? इसमें निकोटिन एक्शन नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका जो मेजर एक्शन है वो है, इसका मेजर एक्शन जीआईटी एंड द ब्लेडर पे, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी एंड ब्लेडर। ठीक हो गया जी। अब थेरापेटिक यूज़ क्या है? थेरापेटिक यूज़ की अगर बात करें हम तो ये यूज़ होती है पोस्ट ऑपरेटिव हो या पोस्टमार्टम यूरिन इरिटेशन हो। ठीक है, मतलब कि क्या होती है, सर्जरी जब होती है या पोस्टमार्टम होता है फीमेल में, तो उसके बाद क्या होती है कि अगर ब्लेडर जो है ना काम एटोनिक ब्लेडर हो जाता है, उसके वजह से क्या होती है, यूरिन रिटेंशन हो जाती है। तो अब उसको हम ये बिथेनिकोल देते हैं कि वो ट्रूजर मसल में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन जो है ना बाहर होगी। बट शर्त क्या है कि वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। लेट सपोज अगर ब्लेडर है, ब्लेडर काम नहीं कर रहा बट यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यूरिन तो बाहर जाएगी बट यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो और ज़्यादा पेन करवाएगी। तो कंट्राडिक्शन क्या है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन हो इन द लाइक द कंडीशन पोस्ट ऑपरेटिव और द पोस्टमार्टम यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो ये कंडीशन, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो। ठीक, उसके अलावा हम कंजेनाइटल मेगाकोलन में भी दे सकते हैं। ये कंजेनाइटल मेगाकोलन में भी देते हैं ये हम। ठीक है, क्योंकि कंजेनाइटल मेगाकोलन में क्या होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है कोलन की, उसमें जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी वो लॉस हो जाती है, गैंग्लियन चले जाते हैं तो वो पेरास्टल्स नहीं कर पाता। तो बिथेनिकोल देंगे तो उसकी पेरास्टल्स होगी, तो ये एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकती है। ठीक है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर में भी देते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लेडर मतलब कि वो ब्लेडर जिसका न्यूरॉन मतलब ऊपर से जो है ना कनेक्शन लॉस हो गया हो, सेंसर या मोटर, तो वो काम सही नहीं कर रहा, तो उसमें भी हम बिथेनिकोल देते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके अलावा कार्बेकोल की अगर हम बात करें, कार्बेकोल की बात करें हम तो कार्बेकोल जो है उसमें दोनों एक्शन होते हैं, निकोटिनिक भी एंड मस्करिनिक भी। ठीक हो गया जी। और ये क्या होती है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाती, एसिटाइलकोलिन एस्टरेसेस भी और सूडोएस्टरेसेस, मतलब कोलिन एस्टरेसेस जो एंजाइम होते हैं इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, नॉट हाइड्रोलाइसिस बाय कोलिन एस्टरेसेस। ठीक हो गया जी। अब इसका थेरापेटिक यूज़ क्या है? अगर हम इसकी थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो ये क्या करवाती है, ये मेयोसिस करवाती है, मेयोसिस ड्यूरिंग ऑक्यूलर सर्जरी। अगर हम इसको एज अ मतलब आई में डालेंगे एज अ ड्रॉप्स तो ये मेयोसिस करेगी ड्यूरिंग द ऑक्यूलर सर्जरी। ठीक है, और उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं इन द ग्लाइकोमा में भी। ठीक है, कौन सी ग्लाइकोमा में? ओपन एंगल में भी यूज़ होती है एंड क्लोज या नैरो एंगल ग्लाइकोमा में ये यूज़ होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ नहीं होती बट सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ये यूज़ हो सकती है। ग्लाइकोमा में यूज़ पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में जो पिलोकार्पिन से रेजिस्टेंट हो, मतलब टॉलरेंट हो जाएं। ठीक है, पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स हु आर टॉलरेंट टू पिलोकार्पिन। ठीक है, उसके बाद हम कार्बेकोल देते हैं, पिलोकार्पिन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल क्या है पिलोकार्पिन के यूसेज में। ठीक है, अब पिलोकार्पिन का एक्शन क्या है, थेरापेटिक यूज़, पिलोकार्पिन का थेरापेटिक यूज़। ठीक है, अब ये ऑप्टेन जो होती है वो होती है फ्रॉम द एक प्लांट होता है पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस, इससे ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इसका जो प्रोमिनेंट इफेक्ट है वो मस्करिनिक रिसेप्टर पे है, प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन
मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ठीक हो गया जी। और अगर हम इसको आई पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या करवाएगी, मियोसिस करवाएगी, जल्दी मियोसिस करवाएगी। ठीक है, एंड सीलियरस मसल की क्या करवाएगी, कंट्रैक्शन करवाएगी। ठीक है, तो जो लेंस होगा वो ग्लोबुलर हो जाएगा, और ये जो एक्शन होगा वो तकरीबन कितना चलेगा, 4 to 8 आवर्स तक ये एक्शन चलेगा। ठीक है, अब जो इसके थेरापेटिक यूजेस हैं, ठीक है, इसके थेरापेटिक यूज़ क्या हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एमरजेंसी लोअरिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन बोथ क्लोज एंगल एंड ओपन एंगल ग्लाइकोमा में। ठीक है, और उसके अलावा ये जीरोस्टोमिया में भी यूज़ होती है। जीरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ। ठीक है, उसमें भी यूज़ होती है क्योंकि ये सैलिवेशन कॉज करवाती है। थर्डली ये सिजोग्रेन सिंड्रोम होता है एक, उसमें भी ये यूज़ होती है विथ कॉम्बिनेशन विद दी सेवेमेलिन। ठीक है, कौन सी देंगे, पिलोकार्पिन देंगे, पिलोकार्पिन प्लस सेवेमेलिन देंगे। ठीक हो गया जी। अब जो सिजोग्रेन सिंड्रोम में ये क्या होती है, इसमें ड्राई आइज हो जाती है अंदर, ड्राई माउथ, मतलब लैक्रिमेशन नहीं होगी और ड्राई माउथ हो जाएगी, जीरोस्टोमिया हो जाएगी। तो उसमें हम पिलोकार्पिन देंगे जैसे सेलिवेशन भी हो और लैक्रिमेशन भी हो। ये असल में ये मतलब रेडिएशन के जैसे होता है तकरीबन, इसको छोड़ें आपका, बस इसमें यह करेंगे लैक्रिमेशन है, सेलिवेशन नहीं होती, तो उसके जैसे हम पिलोकार्पिन प्लस सेवेमेलिन देते हैं। अब इसमें ये आप क्लोज एंगल एंड ओपन एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। ग्लाइकोमा कौन सी, अब जो बेसिकली ग्लाइकोमा होती है, ग्लाइकोमा का मतलब क्या है कि हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाए आई में। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाए आई में, तो उसकी जैसे क्या होगी, अब वो क्यों बढ़ रहा है, उसके दो टाइप से हैं, एक क्लोज एंगल है, दूसरा ओपन एंगल। अगर हम, आपको पता है कि ये क्या होती है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये क्या है, ये लेंस है, ठीक, और ये क्या होती है, आयरस होती है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीरियर चैम्बर, दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो केनाल ऑफ शिलेम होता है, ठीक है, आई में केनाल ऑफ शिलेम होता है, उधर से क्या होती है, ट्रेबुलर मेशवर्क होती है, उसकी ओपनिंग होती है, और उधर से जो हमारा जो एक्यूस ह्यूमर होता है वो इधर से ऐसे ड्रेन हो जाता है। ठीक हो गया जी, ऐसे ड्रेन हो जाता है, केनाल ऑफ शिलेम में चला जाता है। अब इसलिए क्या होता है कि क्लोज एंगल का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ना, ये इस केनाल ऑफ शिलेम और आयरस में वो छोटा हो जाता है, तो इस वजह से इसको कंप्रेशन मिलती है, तो उसको रूट नहीं मिलता कि वो बाहर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ड्रेन हो, मतलब जो ये फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर वो ड्रेन हो, उसको क्लोज एंगल बोलते हैं, मतलब एंगल क्लोज हो गया है। और ओपन एंगल क्या है, कि मतलब ये एंगल जो है इधर जो बनता है वो कम नहीं होता, बट जो ट्रिबुलर मेशवर्क होता है अंदर वो स्टफ हो जाता है, उस स्टफ की जैसे क्या होती है कि ड्रेनेज सही नहीं होती एक्यूस ह्यूमर की। तो ये दो टाइप से हैं। अब दोनों टाइप से हम पिलोकार्पिन यूज़ करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया हो। अब उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी, अब थोड़ा ओवरव्यू कर लें कि था क्या सारा। कोलिन ईस्टर्स थे, कोलिन ईस्टर्स में कौन कौन से थे, एसिटाइल कोलिन थी, मिथाकोलिन थी। ठीक है, ये बेसिक वाले पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कार्बेकोल है एंड द बिथेनिकोल है, इनमें डिफरेंस देखें कैसे हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस की बात करें, बाय दी एसिटाइल कोलिन ईस्टरेजेस एंड दी ब्यूटाइल कोलिन ईस्टरेजेस से, तो जो एसिटाइल कोलिन होती है वो इससे भी होती है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से भी, इससे कम होती है थोड़ी। मिथाकोलिन की बात करें तो ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से ब्रेकडाउन होती है, बट ब्यूटाइल कोलिन ईस्टरेज नहीं करता, सूडोकोलिन ईस्टरेज। कार्बेकोल जो होता है वो दोनों से नहीं होता ब्रेकडाउन, और बिथेनिकोल भी दोनों से ब्रेकडाउन नहीं होती। ठीक है, अगर एक्शन की हम बात करें, एक्शन कौन से हैं, एक्शन जो मस्करेनिक एंड निकोटिनिक पे। अब एसिटाइल कोलिन का दोनों पे एक्शन होगा, मिथाकोलिन का मस्करेनिक पे भी होता है, निकोटिनिक पे कभी होता है कभी नहीं होता। कार्बेकोल पे जो होता है, कार्बेकोल का मस्करेनिक पे भी होता है और निकोटिनिक पे बहुत ज़्यादा होता है, और बिथेनिकोल का क्या होता है, मस्करेनिक पे होता है और निकोटिनिक पे नहीं होता। अब ये BCQ हो सकता है, ठीक है, ये भी BCQ हो सकता है, ये भी BCQ हो सकता है, ये भी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। पिलोकार्पिन का भी यूसेज हो गया। अब हम इधर थोड़े साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ठीक है,
साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट जनरली जो एक निमोनिक है उससे याद की जाती हैं डम्बल्स, DUMBBL, ठीक है, DUMBBELSS, ठीक है। अब इससे क्या है, डायरिया, ठीक है, क्योंकि डेफिंग ज़्यादा होगी, अगर साइड इफ़ेक्ट होगा तो डायरिया हो जाएगी। इन सारों के यही हैं तकरीबन, ठीक है। तो जनरलाइज आप ये करके याद करें, ऐसे एक एक कर याद न करें। यूरिनेशन, ठीक है, मियोसिस होगी क्योंकि इनका फंक्शन ही यही है। और क्या होगी, ब्रोंकोस्पेज़म होगी, ब्रोंकोस्पेज़म होगी। और क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगी, ठीक है। अगर कोई ड्रग है जो मतलब सीएनएस में जा रही है तो वो क्या करवाएगी, एक्साइटेशन करवाएगी, एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस एंड स्केलेटल मसल्स। अगर मतलब निकोटिनिक भी है तो स्केलेटल। ये जनरल सब के मतलब जो भी एगोनिस्ट है ना, उनके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। पर्टिकुलराइजेशन नहीं है, जनरलाइजेशन है। एल पे लेक्रीमेशन, स्वेटिंग को डायफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेलिवेशन लास्ट में। ये इधर ख़त्म हो गया, ये सारे यूसेज थे। आप ऑप्सो आपको जो समझ में आ गया होगा, ये सारे आप याद करें। इधर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एगोनिस्ट हैं इधर कंप्लीट होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इंशाल्लाह हम उसमें इनडायरेक्ट कोलिन एस्ट्रेजेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।